क्लास 7 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकबर के बारे में। तो उसके बाद अकबर ने जो नॉमिनेट किए थे उन्होंने अपने बेटे जो है उनके तो उन्होंने जो रिबेलियंस थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था पावर्स को लेके कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने उन्हीं को रिबेलियंस जो थे उनके बेटे रिबेलियंस सन सलीम को ही एज अ राजा का कि मेरे बाद सलीम विल बिकम एज द हेयर और टू द थ्रोन, मतलब ये बनेंगे किंग आफ्टर अकबर। तो इन्होंने इनको नॉमिनेट किया। सो सलीम बिकम द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर, फिर वो बन गए। तो उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या अडॉप्ट किया इन्होंने? अडॉप्ट किया टाइटल। तो उनको टाइटल दिया गया था दैट वाज जहांगीर। उनका नाम तो सलीम था, ठीक है, उनका नाम उनको सलीम पेरेंट्स ने जो थे उनके पेरेंट्स उन्होंने सलीम रखा था। बाद में ही हैज़ बीन अडॉप्टेड द नेम एज जहांगीर, और जिसका मीनिंग होता है दैट द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड को कंकर करेंगे। जो उन्होंने इनके पेरेंट्स ने किया था, जैसे अकबर ने किया था, उन्हें लगभग इंडिया को कंकर किया था, ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ में भी। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपना नाम जो है इस तरह से इन्होंने अडॉप्ट किया। फिर जहांगीर की भी उनके बारे में भी ऑटोबायोग्राफी लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जिसके जो भी हो, जिसके बारे में उसकी पूरी लाइफ, उन्होंने किस तरह से, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने रूल किया, कब वो किंग बने, कितनी वॉर्स था, तो अबाउट हिज लाइफ, इंटायर लाइफ टिल एंड। तो उन्होंने भी जहांगीर की भी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी और उसको नाम दिया गया था तज़ुके जहांगीरी, ठीक है। तो इसके कारण हमें जहांगीर के बारे में, इस बुक के थ्रू हमें जहांगीर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड किया गया विद दिस बुक। ना लाइक हिज फादर, जहांगीर ने भी अपनी थोड़ी अपने फादर के जैसे ही, मीन्स अकबर के जैसे ही इन्होंने भी क्या पॉलिसी अपनाई, एक्सपेंशन की, वो एक्सपैंड करेंगे। फिर उन्होंने डिफीट किया राणा ऑफ मेवाड़ इन द ईयर 1615। फिर बाद में हु फाइनली, जिसने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था मुगल सोवरेनिटी, मीन्स सोवरेनिटी मीन्स जहाँ पे कि वो मुगल्स जो हो गए आउटर हो गए, क्योंकि रूलर कौन था? राणा था। लेकिन अब राणा रूल नहीं करेंगे, बाहर वाले कौन हो गए? मुगल्स। सो ये रूल करेंगे। तो दैट इज रूल ऑफ एक्सटर्नल पावर, ठीक है, रूल ऑफ एक्सटर्नल पावर। उन्होंने सोवरेन उनकी एक्सेप्ट कर ली। और इसी तरह से इन्होंने भी कंटिन्यू रखा जो अकबर ने पॉलिसीज बनाई थी, रिलीजियस टॉलरेंस, कि हमें सारे रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इसे फॉलो किया। फिर कहा गया ही मैरिड, इनकी जो शादी हुई नूरजहां से हुई थी, ठीक है। तो कहा गया शी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। मुगल्स जितने भी किंग्स थे, मैरिड नॉट ओनली वन बट दे मैरिड 2, 3, थ्राइस, 4। इसी तरह से नूरजहां वन ऑफ देम, तो उसकी फेवरेट थी वो नूरजहां, ठीक है। शी इवन कहा गया कि उनके नेम पे कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया गया, इशू किया गया था उनके नेम पे। और साथ साथ नूरजहां को लैंड भी दिया गया था ऐसा ग्रैंड, ताकि उस लैंड से उनको जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो नूरजहां के पास ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर साथ साथ कहा गया कि नूरजहां के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें भी इम्पोर्टेंट पोजीशन मिला था मुगल्स के कोर्ट में। शी डिड नॉट वांट प्रिंस खुर्रम, अब ये जो थी ये नहीं चाहती थी कि जो प्रिंस खुर्रम थे, जो फर्स्ट वाइफ जो थी, उनका जो बड़ा बेटा था खुर्रम, कि वो किंग बने। तो शी डोंट वांट कि खुर्रम बिकम द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर जहांगीर। तो इसी तरह से उन्होंने इसके लिए अपोज किया ताकि वे खुर्रम जो है वो राजा ना बने। और इसके कारण खुर्रम और नूरजहां के बीच में जो था स्ट्रगल शुरुआत हो गया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर, क्योंकि जब एम्पायर की डेथ हुई जहांगीर की, तो ये खुर्रम बिकम द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। सो ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। खुर्रम ने असेंड किया। फिर इट वॉज ड्यूरिंग 60s दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, और उसी बीच, ठीक है, जब खुर्रम ने असेंड किया जहांगीर के बाद, तो खुर्रम ने जब असेंड किया तो उसी समय कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो इंडिया में एंटर किया एज अ बिजनेस पर्पस।
तो इसके 2 एम्बेसडर्स, यूरोपियंस के जो 2 एम्बेसडर्स आए और वो जाके मुगल से मिले, वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। इन्होंने जाके जहांगीर से मिला और जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दिया ट्रेडिंग करने के लिए एंड टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत, ताकि सूरत में वो अपनी एक फैक्ट्री भी सेट कर ले, ताकि इजीली ट्रेड जो भी होगा वो सामान रख सकते हैं, स्टोर हाउस कर सकते हैं। इस तरह से उनको परमिशन मिल गया। जहांगीर कंटिन्यूड विद द टॉलरेंट एंड बेनिफिट पॉलिसीज ऑफ अकबर। तो ये टॉलरेंट थी, मतलब सारे रिलीजियस को उनको रिस्पेक्ट करना, सभी रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देना, ये अकबर के समय से था, तो उन्होंने उसी को फॉलो किया था। एंड बेनेवोलेंट पॉलिसीज, कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, सभी पॉलिसीज जो थे रिलीजियस मैटर्स से सभी को उनसे मिला के इम्पोर्टेंस दिया था। तो इसी तरह से इस पॉलिसी को उसने अपनाया और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया, और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी वो रूल कर रहे थे। ठीक है, अब आता है इनके बाद शाहजहां। तो शाहजहां जो थे, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, शाहजहां असेंडेड टू द थ्रोन इन 1628 एंड द रूलर ऑफ द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। तो उसने असेंड लिया 1628 में, और 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स, 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो 3 डिकेड्स मीन्स 30 ईयर्स तक उन्होंने, नेक्स्ट 30 ईयर्स उन्होंने रूल किया। मेन सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ शाहजहां इंक्लूड्स। तो इन्होंने कुछ जो चेंजेस की थी हिस्ट्री के अंदर, जो उनको नाम दिया गया था, इंक्लूड द पद शाहनामा, दैट वाज किंग, कि किस तरह से उन्होंने अपनी पावर्स के साथ एक्सचेंज किया था, शाहनामा। ये बताया किसने? बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, उसके साथ साथ फॉरेन अकाउंट्स, जो भी उनके बाहर से जो फॉरेनर्स आए थे ट्रैवलिंग करने के लिए, उन्होंने भी उनके शाहजहां के समय में बर्नियल्स, मैनोकेस एंड ट्रेविनियर्स, इन्होंने भी उनके बारे में जो बुक्स लिखी थी उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिला। फिर शाहजहां रूल वाज नोन टू बी अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इन्होंने जब रूल किया था तो कहा गया इनके पीरियड को पीस, शांति बहुत थी, और प्रॉस्पेरिटी, डेवलप, क्योंकि शांति जहाँ होती है वहाँ डेवलपमेंट अपने आप होता है। ठीक है, तो इनके पीरियड जो था, लोग जो थे बहुत खुश थे, जो सिटीजन थे वो खुश थे, इसलिए डेवलपमेंट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो ही एक्सपैंडेड द मुगल टेरिटरीज, जो है धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे। उन्होंने अहमदनगर गुजरात में कनकर किया, अब उसको कैप्चर किया। फिर शाहजहां ने सक्सेसफुल इज मेक इन द रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, कि उन्होंने भी, दोनों ने, बीजापुर एंड गोलकोंडा ने भी मुगल्स की सिजरेनिटीज जो थी उन्होंने एक्सेप्ट की, कि हाँ वो मुगल्स के अंडर में ही रूल रहेंगे, मुगल विल बी द रूलर एंड दे विल बी द सबऑर्डिनेट, कि वो उनके अंडर में रूल करेंगे। मेन रूलर, पावर कंट्रोलर कौन रहेगा? मुगल्स रहेगा। तो इसी तरह से देखा गया शाहजहां ने भी, उन्होंने अपने टाइम पे उन्होंने अपना जो है एक्सपैंड किया। फिर आता दीज लॉन्ग ईयर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी जो था, इससे जो ग्रोथ हुई थी, ट्रेड भी बहुत अच्छा हुआ था। तो जस्ट लाइक हिज फादर, शाहजहां ने भी इनकरेज किया यूरोपियन सेटलर्स टू कैरी आउट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो जिस तरह से इसके फादर्स ने परमिशन दिया था, उस तरह से इन्होंने भी इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, ताकि ट्रेडिंग जो है और ज़्यादा डेवलप्ड हो और इससे प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिले। सो हावेवर ही केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन देम, लेकिन साथ में उनके ऊपर नज़र भी कि वो कुछ गलत ना करे। एंड डिड नॉट हेजिटेट टू क्रश द पोर्चुगीज ऑफ हुगली हु वर इन्वॉल्व इन पायरेसी। साथ साथ उन्होंने जो पोर्चुगीज आए थे हुगली के अंदर, ये ईस्टर्न में बंगाल्स के, ठीक है, वेस्ट बंगाल्स में ये डिस्ट्रिक्ट है हुगली। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज ने कंट्रोल करने की, और ताकि कुछ दैट वाज कॉन्स्पिरेसी, पायरेसी, ताकि वो रूल कर पाए उस एरिया को। तो जब उनको पता चला मुगल्स को, तो उन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज के साथ जो था उनके पावर जो भी थे उनको क्रश कर दिया, ताकि वो दोबारा वो वैसी गलती ना करें। So the stability of the empire also encourage artistic traditions. साथ में जब इतनी स्टेबिलिटी थी तो उन्होंने किसको इनकरेज किया? जो भी ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक थे, जो भी काम होती थी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया मुगल्स के समय में। मुगल्स आर्किटेक्चर रिच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां हु इज़ नोन एज द प्रोफिलिक बिल्डर्स, क्योंकि शाहजहां जो थे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनवाई थी अपनी टाइम पीरियड में, इसीलिए कहा गया था द नेम इज द टॉप। मुगल्स अपनी टॉप जो आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ था वो इसी के पीरियड में था, शाहजहां के पीरियड में था, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोफिलिक बिल्डर्स। इन्होंने बहुत कुछ बनाई थी, जैसे फेमस मोनूमेंट्स
जैसे शाहजहाँ एज इज़ अ ताजमहल एट आगरा। तो इस तरह से ये चीज़ें इन्होंने बनाई। फिर आता है इन 1639 शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। इन्होंने 1639 में जो थी आगरा से वापस, क्योंकि वहाँ आगरा में शिफ्ट हुए थे, फिर वापस आगरा से वापस उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया। एंड मेड ए न्यू सिटी शाहजहानाबाद। ठीक है, तो उन्होंने एक नया शहर बनाया। एंड विद इन द सिटी द मैसिव रेड फोर्ट, फिर उन्होंने रेड फोर्ट बनाई वहाँ पे। एंड जमा मस्जिद जो आज भी है, फेमस है, आर्किटेक्चर्स एंड टूरिस्टिक स्पॉट्स है जहाँ पे लोग जाके देख के आते हैं। एंड द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ, ये इन्हीं के टाइम पीरियड का था, पीकॉक थ्रोन। अ गोल्डन थ्रोन विद अ कैनोपी सपोर्टेड बाय 12 इमेंस पिलर्स। अलग अलग उसके अंदर जो डायमंड्स थी, अलग अलग कलर्स की, सारे अलग अलग एमिनेंस थी, बहुत इंपॉर्टेंस एंड बहुत एक्सपेंसिव ये चीज़ें जो थी उन्होंने अपनी थ्रोन में लगवाया था, मुकुट। ईच पिलर्स बोज 2 जेम्स स्टक पिकॉक्स दैट गिव द थ्रोन इट्स नेम। और हर पिलर्स में जिस तरह से वो पिलर्स होती है स्टैचूज के अंदर इस तरह से बनी रहती है ना, तो इस तरह से इन्होंने 1 2 3 4 इस तरह से जो होती है स्टैचू उसकी क्राउन होती है, तो इस तरह से इन्होंने जो किया कि सब में अलग अलग एमिनेंट्स एंड जेम्स जो थे जिसके कारण, और हर में पीकॉक वो उसमें उसकी पिक्चर्स इमेजेस बनी हुई थी। नाउ इट वाज टेकन टू पर्शियंस बाय नादिर शाह व्हेन ही इन्वेडेड इन इंडिया दिल्ली इन 1739। तो कहा जाता है जब नादिर शाह इंडिया में इन्वेड करने आया था तो वो अपने साथ इस पीकॉक थ्रोन को साथ में लेके चले गए। तो ये हमारा जो था वो नादिर शाह इन्वेड किया जब इंडिया को, और लूटने के साथ साथ उन्होंने इसे भी अपने साथ ले गए। द कल्चरल ग्लोरी ऑफ शाहजहाँ एरा हैड इट्स डार्कर साइड टू। तो कहा जाता है जितना उसने कल्चरली इतना अच्छा काम किया, साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं डार्क साइड भी थी। द ओवर expenditures on architecture strained the royal treasury, and to compensate for his luxury taste, Shahjahan increased tax that burdened the peasant, and this in turn resulted in disruptions of agriculture and added to the misery of the peasant. तो डार्क साइड में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया कंस्ट्रक्शंस के अंदर, आर्किटेक्चर्स के अंदर, कि उनकी जो खजाना था वो ख़त्म हो गया। अब इस खजाने को कैसे भरेंगे, तो उन्होंने क्या किया, साथ साथ उनकी जो अपनी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ, उसमें भी पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। तो इन सभी चीज़ों के लिए जब उनको पैसा नहीं था, ट्रेजरी ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने टैक्स जो था इंक्रीज़ किया। तो टैक्स कौन देगा, किसान देंगे, पीजेंट्स देंगे। और कहीं ना कहीं पीजेंट्स जो है उनके पास पैसे होंगे तभी तो भरेंगे। तो वो डिसरप्शन, एग्रीकल्चर जो था इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कभी अच्छी होती है कभी ख़राब हो जाती है, तो इसी तरह से देखा गया धीरे धीरे इतना ज़्यादा उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया कि पीजेंट्स की लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरी, मतलब कष्टदायक, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से इसे डार्क पीरियड के नाम से कहा गया कि जब उन्होंने इस तरह से काम किया। ठीक है, फिर अब आता है उसके बाद औरंगजेब, जो लास्ट रूलर जो थे, इनके बाद और भी रूलर्स आए, बट हु रूल्ड कंसोलिडेट जो था पूरी की पूरी अंपायर थी मुगल्स की, जो पूरे अंपायर्स को लेके रूल कर रहे थे, वो था लास्ट था औरंगजेब। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड जो थे पूरा का पूरा अंपायर जिसने पूरा स्टार्टिंग से स्टैब्लिश किया था, उसे पूरे कलेक्टिवली रूल लास्ट किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। तो टुवर्ड द एंड ऑफ द शाहजहां रूल, जब शाहजहां की रूल्स एंड हुई, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग्स हिज 4 सन। तो उनके बाद उनके 4 बेटों के अंदर, शाहजहां के बाद उनके 4 बेटे थे, उनके बीच में लड़ाई कि अब रूलर कौन बनेगा। तो कौन थे, पहला दारा शेख, सूजा, औरंगजेब, मुराद एंड औरंगजेब किल दारा एंड मुजाद। तो यहाँ पे क्या किया कि ये जो 4 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया कि दारा एंड मुजाद को मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कम हो गए। तो सूजा फ्लेड टू द अराकान लैंड प्रेजेंट डे म्यांमार। तो यहाँ पे जो थे लास्ट वाले सूजा, वो अपने जान बचा के कहाँ भाग गए, अराकान चले गए। अब वो राज्य तो जो आज म्यांमार, दैट वाज बर्मा, पहले इसको बोला था, अभी म्यांमार के नाम से कहा जाता है, वो वहाँ चले गए। वेयर ही डाइड, जहाँ पे उन्होंने उनकी जो थी मृत्यु हो गई। सो शाहजहाँ वॉज इम्प्रेजेंट इन द आगरा फोर्ट। शाहजहाँ वो अब तक जो थे वो जिंदा थे, जिसको इन्होंने इम्प्रेजेंट कर दिया, औरंगजेब ने उसको बंदी बना दी राजा बनने के लिए, और उसे आगरा फोर्ट में भेज दिया।
Thus Aurangzeb, the last of the great Mughal, ascended the throne in 1658. तो इसी तरह से कहा गया औरंगजेब जो था लास्ट था, जो ये ग्रेट अम्पायर जो था उसका लास्ट रूलर जो था औरंगजेब, हु रूल्ड कलेक्टिवली द सच ग्रेट अम्पायर. क्योंकि उसके बाद फिर जो है अम्पायर जो था इट वाज स्टार्टेड टू बी डिसमेंटल, टूटने लगा धीरे धीरे. तो इसलिए वो फिर धीरे धीरे छोटी होने लगी और सिर्फ लिमिटेड एरिया जो था दिल्ली तक ही रह गया. तो इसीलिए जो लास्ट रूलर इसलिए कहा गया कि जिसने पूरी अम्पायर को रूल करा और कंट्रोल किया था वो औरंगजेब था. ठीक है. तो असेंडेड विद द टाइटल ऑफ आलमगीर, तो उनको भी जो टाइटल था उसको दिया गया आलमगीर. एंड रूल ओवर द नेक्स्ट 5 डिकेड्स, इन्होंने भी कितने रूल की 5 डिकेड्स, मतलब 50 ईयर्स. एंड मुगल अम्पायर एक्सटेंडेड, और इनके समय भी मुगल अम्पायर ने एक्सटेंड किया कश्मीर से नॉर्थ से कर्नाटका साउथ में, वहाँ से नॉर्थ से तो नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में कर्नाटका तक उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड किया, रिवॉल्ट किया बहुत ज़्यादा. फिर साथ साथ जब ये जो इनकी रूल जो थी इनॉर्मस रिवॉल्ट, इनके बीच में बहुत सारा रिवॉल्ट, जितने किंग्स थे उन्होंने बाकी जो जिसकी किंगडम्स मुगल्स ने सीज की थी, कनकड़ किया था, उन सभी ने धीरे धीरे रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया. क्योंकि औरंगजेब धीरे धीरे जो थे वो उनकी भी लग्जरी लाइफ, इस तरह से ट्रेजरी खत्म होने लगी, तो ये ध्यान ज़्यादा कम होने लगा इनका टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो था उसमें कम होने लगे. और जिसके कारण जाट, सिख, मराठा इन्होंने शुरुआत कर दी कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स. और जाट ने अपना एरिया उनसे ले लिया, सिख ने अपना एरिया उनसे ले लिया, मराठास ने भी उनसे अपना एरिया छीन लिया. तो धीरे धीरे देखा गया कि उसकी जो अंडर डेक्कन ऑल्सो लेफ्ट, डेक्कन्स ने भी अपने आप को आज़ाद कर दिया. तो टोटली जो थी उसकी ट्रेजरी जो थी खजाना वो खाली हो चुका था, और उनका जो एरिया था वो लिमिटेड एरिया में जाके रह गया. कहाँ तक? सिर्फ दिल्ली तक. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी में कि किस तरह से उन्होंने रूल किया था, कितने सारे रूल्स बनाए थे, एंड हाउ दे रूल्ड द एंटायर अम्पायर. ठीक है. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.